नमस्कार, मैं हूं आनंद विजय सिगा और आज मुद्दे की बात में बात होगी यूपी विधानसभा के स्पीकर के दर्द की। क्योंकि लोकतंत्र में विधानसभा सिर्फ बहस का मंच नहीं है बल्कि जनता की उम्मीदों का सबसे बड़ा सदन होती है। लेकिन जब बहस की जगह हंगामा ले ले, संवाद की जगह शोर सुनाई दे और व्यवस्था की भी बार बार बाधित हो तो सवाल सिर्फ विपक्ष या सत्ता पक्ष पर नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र पर उठता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लगातार हंगामे से आहत विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भावुक होकर कहा कि क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूं। इस एक वाक्य जो उन्होंने कहा वो सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि सदन की बदलती कार्यशैली पर एक गहरी चिंता का भी संकेत है। तो सवाल है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या विधानसभा में विरोध की मर्यादा टूट रही है? क्या जनता के मुद्दे राजनीतिक शोर में दब रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या लोकतंत्र में बहस की संस्कृति कमजोर होती जा रही है? इसी दौरान एक और वाकया सदन के अंदर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के नेता लगातार हंगामा कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के विधायक ने सीएम योगी आदित्यनाथ का फोटो दिखाया। यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सपा विधायक सचिन यादव को ऐसा करने से मना किया और बाद में विधायक सचिन यादव को विधानसभा से निष्कासित कर दिया, सस्पेंड कर दिया कार्यवाही से। आने वाले 2 दिनों में विधानसभा सत्र की कार्यवाही में सचिन यादव शामिल नहीं हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना को पिछले 4 सालों में इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया। वो अपनी सीट पर खड़े हो गए, चिल्लाते हुए कहा, सचिन यादव आप बाहर चले जाइए। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सदन जो बहस का एक मंच है वहां पर चर्चा नहीं हो रही है, वहां पर हंगामा हो रहा है। तो सवाल ये कि स्पीकर की पीड़ा क्या पूरे लोकतंत्र की पीड़ा है? क्या राजनीतिक दलों को आत्ममंथन की जरूरत है? और क्या संसद और विधानसभा की गरिमा बचाने के लिए नए नियम या नई राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता है? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे अपने मेहमानों से। स्पीकर की पीड़ा, लोकतंत्र पर सवाल, क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूं? लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट विधानसभा की कार्यवाही के दौरान की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में उस समय हंगामा मच गया जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सीएम योगी का फोटो दिखाया। यूपी विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने सपा विधायक सचिन यादव को ऐसा करने से मना किया और बाद में विधायक सचिन यादव को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। अब मौजूदा विधानसभा सत्र की कार्यवाही में सचिन यादव शामिल नहीं हो सकेंगे। स्पीकर सतीश महाना को पिछले 4 सालों में इतने गुस्से में कभी नहीं देखा गया। सपा विधायक के रवैये से नाराज होकर वे अपने आसन पर खड़े हो गए और चिल्लाते हुए कहा कि सचिन यादव आप बाहर चले जाइए, नहीं तो एथिक्स कमेटी को भेजकर आपकी सदस्यता खत्म करवा दूंगा। बता दें कि सचिन यादव समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, जो जसराना से चुनकर आते हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी विवाद को लेकर सदन में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्टर था, जिसके साथ चंदा चोरी विवाद को लेकर सवाल भी किया गया था। उसके बाद स्पीकर सतीश महाना ये देखते ही भड़क उठे, गुस्से में कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए और चिल्लाकर कहा कि आप मुख्यमंत्री की फोटो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। सचिन यादव को निष्कासित करने के बाद सतीश महाना ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सचिन यादव, मेरे को ऐसा लगता था कि ये एक पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा इनके आचरण में और बाकी दूसरे माननीय विधायकों के आचरण से कुछ इनका श्रेष्ठ होगा। लेकिन मुझे कल बहुत दुख हुआ कि अध्यक्ष पीठ की, अगर मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी के चित्र को विधानसभा में जिसके ऊपर कुछ शोभनीय बात लिखी थी, मैंने कहा नीचे कर लो, उसके बाद भी वो नीचे करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये दुखद है। देखिए, विधानसभा की गरिमा बना के रखनी है ना। विधानसभा किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, विधानसभा के सारे 403 सदस्यों का अधिकार है और उस अधिकार के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो ये विशेषाधिकार में भी आता है। सचिन यादव के निष्कासन के बाद यूपी की सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने सचिन यादव के प्रदर्शन का समर्थन किया और राज्य की योगी सरकार पर तीखे सवाल दागे। विपक्ष ने कहा कि बीजेपी सरकार सवालों से भाग रही है। वहीं अपने निष्कासन पर सचिन यादव ने कहा
कि अब बाहर से ही अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। अब निष्कासन है तो अंदर तो बात उठा नहीं सकते, तो बाहर बैठ के अपना योगदान देंगे। सचिन यादव जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, पोस्टर बाकायदा लेके बैठे हैं। इसमें कोई बताए, इसमें कोई ये बता दे इसमें गलत क्या है। अगर गलत हो तो कुछ बता दो इस पोस्टर में। इसमें यही तो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री ने बोला था, लगातार इनके भ्रष्टाचार को, जो निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ, जो भगवान श्री राम जी की आस्था से इन लोगों ने खेलने का काम किया। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं ने समाजवादी पार्टी के विधायकों द्वारा किए गए हंगामे को बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बताया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष सदन में केवल हंगामा करने आता है, जनता के मुद्दों और उनकी परेशानी से समाजवादी पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। बेहद गैर जिम्मेदार कृत्य विपक्ष के माननीय विधायकों का रहा। कोई जवाबदेही नहीं है। जनता ने जिस काम के लिए चुन करके भेजा है उस काम को कर नहीं रहे हैं। प्रश्न उन्हीं के थे जिनका जवाब माननीय मंत्री को देना था, उनके प्रश्न उत्तरी नहीं हुई, उनका जवाब नहीं सुना, जवाब सुनने की उनकी हिम्मत नहीं है। तो मुझको लगता है कि बहुत ही गैर जिम्मेदारा और एक तरीके से जवाब देगा पक्ष नहीं है। देखिए, उनकी मंशा है, वो संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। सरकार विकास का काम चाहती है। सदन जनता ने चुन के भेजा है चर्चा के लिए। ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। वो देखिएगा ना, थोड़ी देर के बाद वो डब्बा कपड़ा पर रख के नची है सर। बता दें कि स्पीकर सतीश महाना के ऐसे तेवर के बाद भी सपा सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वहीं दूसरी ओर सदन से निष्कासन के बाद सचिन यादव विधानसभा परिसर में ही धरने पर बैठ गए। सचिन यादव ने सीएम योगी को लेकर सवाल पूछने के दौरान स्पीकर से नाराज होने की बात कही है। हालांकि आज भी सदन की कार्यवाही से पहले ही समाजवादी पार्टी के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम इसी को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं कि देखिए, एक तो सदन के स्पीकर हैं सतीश महाना जी, और सतीश महाना जी का दर्द सामने आया, भावुक दर्द। उन्होंने कहा कि क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूं, ये वो कह रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए कि सदन के में हंगामा जब होता है तो बड़े ही भारी मन से किसी भी सदस्य को स्पीकर वहां सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोकता है, उन्हें बाहर करा देता है। तो ये भी देखने को मिला। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है फरवरी में, चुनाव के पहले की ये सारी रणनीति है। कहा तो ये जाता है कि विधानसभा है तो विधानसभा में लोग जीत कर आते हैं, जनता से वादे करते हैं, जनता की समस्याओं को सदन के अंदर उठाने की बात करते हैं, चर्चा करने की बात करते हैं, सरकार से उन समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। लेकिन वो नहीं होता, अपने एजेंडे पर ही लोग बात करते हैं, उसी को लेकर हंगामा करते हैं। तो आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। मनोज पंडित जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, रविंद्र प्रताप सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और आलोक गुप्ता जी हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत रविंद्र जी आपसे ही। अब विधानसभा में चर्चा नहीं होगी, हंगामा ही होगा। विपक्ष ने यह ठान लिया है, कोई भी का सत्र चलने नहीं देंगे, हम अपने एजेंडे पर बात करेंगे, जनता की समस्याओं पर चर्चा नहीं करेंगे। यही मैसेज जा रहा है। आनंद जी, हम जनता के एजेंडे पे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में जनता का एजेंडा नहीं है। मैं आपको एक घटना का याद दिलाता हूं। दिसंबर 2019 यही विधानसभा थी और भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा विधायक वेल में निकल के आए थे। उनके पास भी तख्तियां वगैरह थी। वो अपने एक विधायक के उत्पीड़न का आरोप लगा रहे थे और उनको नहीं सुना गया था, कैंसिल कर दिया गया था। थोड़ी देर के लिए फिर आए, फिर भी उनको नहीं सुना गया। तो उस घटना पे हम लोग उनके साथ में आए, तमाम निर्दलीय विधायक उनके साथ में आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा, चिंतन है सदन में। अब जो कुछ हुआ है, हम जनता का मुद्दा के लिए आए थे। प्रभु श्री राम का मुद्दा जन जन का मुद्दा है। जब ये प्रभु श्री राम के मुद्दे का अपहरण करते हैं हिंदू महासभा से, तब इनका मुद्दा बन जाता है। लेकिन जब ये चोरी करते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर में, जब उस पे बेईमानी, अच्छा, ये आप लोग बात बार बार ये कहते हैं, कौन चोरी कर रहा है? चोरी का आरोप जिस पर लगा है वो उस ट्रस्ट के लोग हैं या थे,
उन पर जांच हो रही है। अब जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट तो आने दीजिए, जांच में कुछ साफ तो होने दीजिए, फिर आप चर्चा कीजिएगा। आप, इसका मतलब यही है ना कि आप लोग सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं। चोरी, चंदा चोरी का जो मामला आया, वो बातें उठी, आपने मांग की, उस पर जांच हुई, कोर्ट आप गए, कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन आया, उसके बावजूद आप सदन में चर्चा की बात, ऐसे तो आप कहते हैं कि भाई मामला कोर्ट में है तो हम इस पर चर्चा क्यों करें, लेकिन ऐसे मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, तब कोर्ट का मुद्दा नहीं होता, कोर्ट में मामला नहीं होता। आनंद जी, पहले आपके संज्ञान में ला दें, अभी तक यह मामला कोर्ट में नहीं है। अरे कोर्ट से डायरेक्शन आया ना जांच के लिए, उसमें कहा गया कि आप नई कमेटी बनाइए जांच की, एसआईटी की। कोर्ट डायरेक्शन तो दे रहा है ना। माननीय वो कौन था? कोर्ट ही तो है। मामले की बात आपने कही थी। हाँ, तो कोर्ट में भी तो लोग गए थे, तभी तो कोर्ट ने दिया। कोर्ट में गया, कोर्ट में याचिका दी गई, तभी तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया। आनंद जी, अगर मुझे टोकना हो तब तो अलग इश्यू है। नहीं, आपको मैं टोक नहीं रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। चाहते हैं तो सुन लीजिए। आप बोलिए, उसमें मैं आपको जो चंदा चोरी का मामला है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एसआईटी को दिया गया है। एक एफआईआर दर्ज की गई है। उस एफआईआर में किसी की विवेचना नहीं की गई है, केवल नामजदों की विवेचना की गई है। इस एसआईटी पर एक दरखास्त दी गई थी माननीय उच्चतम न्यायालय में। एसआईटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भी वही कह रहा हूँ। वह सुन तो लीजिए। तो एसआईटी के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दूसरी एसआईटी आप गठित करिए। तो मामला उच्चतम न्यायालय में किसी भी न्यायालय में नहीं है, क्योंकि पहले जब न्यायालय जाएगा, जब आईओ दे देगा, एसआईटी की रिपोर्ट किसी न्यायालय में नहीं जाती है। ठीक है, आप इसको पूरा टेक्निकल बता रहे हैं, लेकिन बात तो यह है ना कि भाई किसी न किसी रूप में कोर्ट में गया, कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आया, अब वहां पर उस पर काम चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सदन में चर्चा करने के लिए स्पीकर समय नहीं देते हैं, सरकार समय नहीं देती है, तो पूरा का पूरा सत्र वॉश आउट हो जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी। ये आप क्लियर कर दीजिए ना, कह दीजिए। अगर जनता के मुद्दे पे चर्चा नहीं, आप ये कह दीजिए, अगर जनता का मुद्दा छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कि हम यही मुद्दा चाहते हैं और इस पर चर्चा करना है तो सरकार चर्चा करे, और नहीं करना चाहती है तो हम नहीं जाएंगे। आप सदन सरकार का पक्ष बता देता हूं मैं। अरे आप अपना पक्ष बताइए, आप अपना पक्ष बताइए। सरकार का पक्ष मैं पूछूंगा, सरकार का पक्ष मैं मनोज पंडित से पूछूंगा, उसके बाद फिर आप बताइएगा। आप अपना पक्ष बता दीजिए। जो कहना चाहेंगे मैं बोलने के लिए बाध्य नहीं हूँ। आर्टिकल 19। अब आप बात ही नहीं है। मेरे पक्ष को सुनना पड़ेगा। अरे आपका पक्ष मैं जानना चाहता हूं, मनोज पंडित से, फिर मैं उनका पक्ष सुनूंगा, बता रहा हूं। उसके बाद फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मना कर दीजिए आप। नहीं, सरकार का मेरा पक्ष ये है कि सरकार ने यह सत्र आयोजित किया था हमारे और आपकी 50,000 करोड़ रुपए की कमाई के लिए, कि फिर इसको हम अनुपूरक बजट के रूप में ले आए। इसके सिवा सरकार का कुछ नहीं। अपने शुरुआती भाषण में अगर कोई मामला रहा होता तो योगी जी उन्माद से और विपक्ष पे आरोप नहीं लगाते। उन्होंने पूरे माहौल को खराब किया है, और सबसे ज्यादा माहौल खराब किया है सदन के अध्यक्ष ने माननीयों को धार धर में बांट के रख दिया, और एक ऐसी बात कही जो सदन का मानहानि है। उन्होंने कहा कि जो चंदा की रसीद लेके आएगा हम उसको वापस करेंगे। ऐसी कोई प्रक्रिया हमारे सत्र में नहीं है, हमारे विधानसभा में नहीं है कि चंदा की रसीद कोई लेके जाए तो उसको विधानसभा अध्यक्ष वापस पैसा करेगा। भाई, ये अपमान किया गया है, ये काला दिवस है। किसी भी चीज पर तैयार ही नहीं हो रहे मानने के लिए। आप जांच भी कर रहे हैं और जांच पर आपको भरोसा भी नहीं है। आप सदन चलाने की भी बात कर रहे हैं और सदन चलने भी नहीं दे रहे हैं। आप अपने एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, जनता की बात आप कर रहे हैं। जनता का मुद्दा यही है केवल, और भी मुद्दे हैं ना, उस पर चर्चा कीजिए और सरकार से कहिए कि हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सारी चीजों को छोड़कर आप इसी पर रह जा रहे हैं। कभी आप राम मंदिर पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। मनोज पंडित जी जवाब दीजिए, क्या आप लोगों की वजह से सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है? क्या आप लोगों ने विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं? आप विपक्ष को सवाल उठाने का, चर्चा करने का? जिस सदन में बैठे हैं उस सदन की गरिमा है। आप ये देखिए कि इनकी मानसिकता क्या है। पिछले बार कपड़े उतार दिए गए सदन में, 2 लोगों ने शर्ट उतार दी, और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि
ये 403 विधायकों का अपमान है। अगर इस सदन की गरिमा का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो देश को क्या बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश की सदन में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश सदन, उन्होंने कहा कि कोई वीडियो कैमरा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने वीडियोस बनाए, क्लिपिंग बनाई, वो मीडिया को दी गई, वो चलाई गई। तो ये चीजें ठीक नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कथनी करने में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। रही बात चंदा चोरी की, आप ये देखिए कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि चंदा चोरी का मामला है, तुरंत एक एसआईटी बनाई गई और उस एसआईटी पे रिपोर्ट सौंपी एसआईटी ने और उस एसआईटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। मान लो संतुष्ट नहीं, ठीक है, वो सारी चीजें लेकिन सदन की कार्यवाही तो नहीं चल रही है ना। आलोक जी, सदन की आते हैं सर, आते हैं मनोज जी, आते हैं, जरा आलोक जी को भी शामिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास भी आते हैं। आलोक जी, अब देखिए कैसे चलेगा, चर्चा का तो मंच है विधानसभा और वहीं पर चर्चा नहीं हो पा रही है किसी भी चीज को लेकर, किसी भी विषय। देखिए, मैं बता दूं कि मैं पिछले 25 से 30 सालों के बीच में लगातार मैं विधानसभा की कार्रवाई को कवरेज करता रहा हूं और मालूम है कि सदन में क्या होता है। सरकार को अपने सरकारी कार्य करने होते हैं, विधायी कार्य करने होते हैं, पूरा बजट लाना होता है, बजट लाना होता है, किसी विधेयक को पास करना होता है। तो सरकार की प्राथमिकता में अपने सरकारी कार्य रहते हैं, जिन्हें सरकारें चाहे वो बीएसपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीजेपी की हो, वो अपने काम को बखूबी कर ले जाने में सफल होती है। जैसा कि अभी रवि जी बता रहे थे कि विपक्ष मांग कर रहा था कि राम मंदिर में जिस तरीके से चंदा की चोरी हुई है उस मामले पर सुनवाई हो। मुख्यमंत्री योगी ने कल भी कहा था और आज भी कहा था कि चूंकि यह मामला सब जुडिस है, लिहाजा इस पर सदन में चर्चा कराया जाना उचित नहीं। ये मैं मुख्यमंत्री योगी ने जो कहा था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जो गबन का मामला है, इसकी जांच, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वहां के जो मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने, उन्होंने कहा था कि ये अपराध की श्रेणी में आने वाला मामला है, लिहाजा इसका राजनीतिकरण ना किया जाए, ऐसी चेतावनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी दी गई थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के बचाव में एक एंगल से देख सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि इस मामले पर कोई राजनीति ना हो, ये अपराध की श्रेणी में आने वाला मामला है। तो यही बयान मुख्यमंत्री योगी ने कल सदन में भी दिया था। आज भी उन्होंने कहा कि सरकार सदन को चलाना चाहती है। कल सपा ने जिस तरीके से हंगामा किया और अनुपूरक बजट के लाने के दौरान विधायक जो है वेल में पहुंच गए थे और यही वजह है कि सतीश महाना ने सचिन यादव को सदन से उस दिन के लिए ही नहीं, पूरे सत्र के लिए निकाल दिया गया। और आज भी जब चर्चा की बात आई तो जिस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, महज कुछ घंटे के अंदर ही जो सतीश महाना जी है, विधानसभा के स्पीकर है, वो आहत हुए और अगर आप नहीं चलने देंगे कार्रवाई तो स्थगित कर दी गई। बाहर सदन के बाहर हंगामा करेंगे, चीजें करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। तो आनंद जी, सदन को चलने दिया जाएगा तभी सदन में जो है सारी बातें स्पष्ट रूप से रखी जा सकती हैं। ठीक है, ठीक है, आते हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए, यहाँ पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए, मनोज पंडित जी, आलोक जी और रविंद्र प्रताप जी। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। चर्चा हो रही है स्पीकर की पीड़ा को लेकर। क्या ये लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा कर रहा है? चिंता की बात नहीं है? और इसी को चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी से मनोज पंडित जी हैं प्रवक्ता, और रविंद्र प्रताप सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे, अब एक चीज बताइए कि क्या ये सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा के ही परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, या संसद और देश भर की विधानसभाओं में ही जो एक राजनीतिक संस्कृति पनप रही है उससे जोड़कर इसको देखा जाए, उसी तरफ एक संकेत के तौर पर है ये नई राजनीति का? ये नई राजनीति, बहुत नई राजनीति तो आप नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम देश में हो या देश के किसी भी स्टेट में हो, जब भी विधानसभा का सत्र रहता है तो वहां पर विपक्ष विभिन्न जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर
एक माहौल बनाता है। और खासतौर से जब चुनावी वर्ष हो तब इस तरह की घटनाएं और भी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि विपक्ष के सामने संसद में ही या विधानसभा के अंदर ही अपने उन मुद्दों को उठाने के एक स्थान रहता है। लेकिन और इसी के बीच में सरकार को जो कवायद करनी होती है, अगर कोई बजट लाना है, सप्लीमेंट्री बजट लाना है, कोई विधेयक लाना है, तो वो सरकार अपने सारे कामकाज इसी हंगामे के बीच में पूरा कर लेती है। और जो सत्र की अवधि रहती है, अगर 8 दिन की अवधि है तो 6 दिन में, 5 दिन में ही समाप्त हो जाता है। और ऐसा इस साल नहीं हुआ है, पिछले लगभग 25 से 30 सालों के बीच में यही स्थिति है। आप दिल्ली में भी देख सकते हैं किस तरीके से संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। जैन जी के मामले से लेके अयोध्या के चंदा के मामले को लेकर लगातार वहां पर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, और जिसके कारण सरकार कामकाज नहीं कर पा रही है। भले ही शिक्षा मंत्री को वहां से इस्तीफा देना पड़ा हो, अब विपक्ष की मांग है कि गृह मंत्री भी इस्तीफा दें, और जैसे ही अगर गृह मंत्री अगर कोई स्टेप उठा लेते तो फिर विपक्ष एक और उससे बड़ी मांग लेकर सामने आ जाएगा। तो फिलहाल जो राजनीति की जो संस्कृति उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और दूसरे जो विशेषज्ञ हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनका यह भी कहना है कि जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की गवर्नमेंट होती है, भले ही वो स्थायी सरकार होती है, देश में और प्रदेश में विकास में उसकी अहम भूमिका हो जाती है, लेकिन उसका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के प्रति एक नकारात्मक रवैया रहता है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने कल भी सदन में कहा कि वो तमाम सारी जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस कराना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, और यही वजह है कि भले ही उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट्री बजट पास हो गया है, लेकिन किसी भी विधेयक पर, बजट के किसी भी मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो सकी है। पहले दिन से लेकर और आज जो केवल 3 दिन में ही उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का जो सत्र है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और जो विधानसभा के स्पीकर हैं सतीश महाना, उन्होंने कल भी काफी भावुक अपील की थी, जिस वक्त विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे थे और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी की एक पोस्टर था, फोटो थी, जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और सचिन यादव को सदन से बाहर कर दिया। और आज भी कमोबेश वैसी ही स्थिति रही और काफी भावुक थे। चूंकि मैं बता दूं, सतीश महाना कानपुर से चुनकर आते हैं और विधानसभा के अंदर जो सबसे वरिष्ठ विधायक हैं उनमें से उनकी गिनती होती है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और सतीश महाना का कार्यकाल लगभग बराबर का ही है, लेकिन सतीश महाना जी वरिष्ठ होते हैं और 8-9 बार से वो लगातार विधायक बनकर आते, विधायक चुनकर सदन में पहुंचते रहे हैं। और आज उन्होंने काफी भावुक अपील की है और अपने आप को काफी आहत भी समझा है। लेकिन जब सतीश महाना यानी कि बीजेपी जब विपक्ष में होती तब उनकी भी जो एक्टिविटी रही है, जब सत्ता पक्ष जब विपक्ष में होता है तो बीजेपी के विधायक भी इसी तरीके से इसी तरह से करते हैं। और उस समय फिर उस समय आज का जो विपक्ष है जो उस समय सत्ता में हुआ करता था, वो यही नैतिकता की का पाठ पढ़ाया करता था कि भाई देखिए जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और चर्चा नहीं हो पा रही है। और इसको रविंद्र जी आप तो समझ ही रहे होंगे, आप भी सत्ता में थे उस समय, विपक्ष के तौर पर जब बीजेपी हंगामा करती थी तो आप उन लोगों को यही शिक्षा देते थे। लेकिन सवाल तो ये है ना सर, ठीक है सब कुछ है, आप अपनी बात को रखना चाहते हैं, उस पर चर्चा कराना चाहते हैं, जरूर होनी चाहिए चर्चा, उस पर भी होनी चाहिए, लेकिन समाधान का रास्ता तो हंगामा नहीं है। और एक मुद्दे को पकड़कर हम उसी पर रिजिड हो जाएं। अब आप हंगामा करते रहे लेकिन जनता की बात आप कर रहे हैं, अनुपूरक बजट तो पास हो ही गया ना, क्या आप रोक लिए क्या उसको? या सरकार जो अपने बिल को जो पास कराना चाहती है वो रोक पाते हैं क्या? नहीं रोक पाते, वो तो अपना काम कर ही लेती है। हंगामा आप करते रहिए, ये एक मैसेज जाता है ना रविंद्र जी। तो प्रश्न क्या है? रविंद्र जी प्रश्न क्या है जो आपने अभी मुझसे पूछा है? प्रश्न क्या चीज है? प्रश्न तो यही है ना कि आप हंगामा कर रहे हैं लेकिन सरकार अपना काम पूरा कर ले रही है। आप जनता की बात कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं, वही सवाल उठा रहे हैं। अनुपूरक बजट भी तो प्रदेश के लिए ही है, उस पर चर्चा नहीं हो पाती, वो पास तो करा ही लेती है सरकार।
आप हंगामा करते रहते हैं और सरकार अपनी जरूरत की जो चीजें हैं उसको पास करा लेती है। आनंद जी, पूरा देश पीड़ित है, उत्तर प्रदेश पीड़ित है, लेकिन सरकार जो चाह रही है वो करा दे रही है। एक एक इंच जमीन बेच दे रही है, जंगल बेच दे रही है, राज्य के राज बेच दे रही है, पेड़ों को बेच दे रही है, नोटों को बदल दे रही है। लेकिन इसका परिणाम आता है और आया है और आएगा। अभी एक बात कही गई कि साहब वो सब जुडिस है, इसलिए मामला चर्चा में नहीं हो सकता। अरे जो महोदय इसकी चर्चा कर रहे थे उनके ही मामले सब जुडिस थे अदालत में, तो उस पर चर्चा क्यों करा दिया? मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको सब जुडिस मामले का। 1991 में मुझे लगता है 12-13 जुलाई की बात रही होगी, रात में 10 तीर्थ यात्रियों का हत्या कर दिया गया आतंकवादी बना के। कल्याण सिंह साहब थे और डीजीपी थे प्रकाश सिंह साहब। तब हल्ला मचा, विधानसभा में हल्ला मचा, सब जुडिस मामला था। तब कल्याण सिंह साहब ने इसको न्यायिक जांच की मांग की और सीबीआई जांच की मांग को माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया। तो क्या योगी जी विधानसभा का जो प्रचलन है वो बदल देंगे अपने कमियों को छुपाने के लिए? इसी सदन की है, इसी सदन के रिकॉर्ड में है जो मैं बता रहा हूं। जो कहा है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने, उससे ज्यादा कुछ भी खराब नहीं हो सकता है कि चंदे का पर्चा के आइए, मैं आपको उसके बदले में पैसा दूंगा। और माननीयों का नाम धर्म से संबोधित करके किया। ये काला दिवस है, काला दिवस रहेगा। और जनता के मुद्दे जब से शुरू हुई है विधानसभा पहली से लेके अब तक हम करते रहे हैं। आपका क्या चरित्र था? आप बोले नहीं। जब आपके 100 विधायक निकल के आए थे केवल एक विधायक को बचाने के लिए, माननीय नंद किशोर गुर्जर के लिए, तब उस समय के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी ने क्या लिया था? अपने ही विधायक को बाहर कर दिया था, बोलने से मना कर दिया था। क्या था ये? तानाशाही है कि नहीं है? अपने 100 विधायकों को बोलने दिया। तो ये उनका चरित्र है, हमारे खिलाफ नहीं है, अपने के खिलाफ सही है। और जब आप बात करते हैं चेतना की, तो हम अपनी चेतना बताते हैं। सन 67 में जनसंघ को हम लेके आए सत्ता में, 70 में हम जनसंघ को लेके आए राज्य में, 77 में केंद्र में हम भारतीय जनसंघ को लेके आए और 89 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेके आए। तो हम लेके आए, हमारा चरित्र उनको सीखना पड़ेगा। आप हमसे गुंडागर्दी करेंगे, आप हमको राजनीति सिखाएंगे, तो आपको हमारा हाथ उंगली पकड़ के चले हैं, आपको हमसे सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो आपका वही हाल होगा जो विक्टर ऑर्बन का हुआ है हंगरी में। और अगर आपको घमंड है और आपको बहुत ज्यादा दम्भ है तो इसका परिणाम भोगने के लिए तैयार रहिए। अभी भोगा है आपने दिल्ली में और देश के तमाम जगहों पे, और आगे भी भोजने के लिए तैयार रही है। जी धन्यवाद। ठीक है, आप जनसंघ को सत्ता में आप लेकर आए और भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में आई। आप किसके खिलाफ लेकर आए? तो जिसके खिलाफ लेकर आए आप आज उनके साथ खड़े हैं, तो क्या आप उनसे अब सीखने लगे? जिनके खिलाफ आपने जनसंघ को लड़ना सिखाया, अगर आप ही की बात पर है तो अब आप उनसे सीख रहे हैं क्या? मैं आपकी बात समझ गया। उनके साथ हमने 2 बार मिलकर सरकार बनाई है, जिसको यूपीए की सरकार कही जाती है। तो जब आप फासिस्ट होने लग गए, जब आप नाजी होने लग गए, तो आपका साथ छोड़ेंगे। आप उस समय थे तो आप हमारे पास आए थे, तो हम समाजवादी आपको लेके आए थे। लेकिन जब आप अपना रंग दिखाने लग गए, जब हम कानून लेके आते हैं माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ओबीसी के पक्ष में, तब आप उसका विरोध करते हैं, हमारी सरकार को गिराते हैं, वहां भी आप अपना फासिस्ट चरित्र दिखाते हैं। और जिसने उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को धूल में झोंक दिया था, उनके साथ आप खड़े हो गए। देखिए, आप हर चीज का विरोधाभास आप खुद कर रहे हैं। जानकारी अपने आप खुद कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार बनी 1980 में और बीपी मंडल ने रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट को लागू किया गया 1990 में विश्वनाथ प्रताप। उस बीच में जो लोग थे उन लोगों के साथ आप हो गए। आप मंडल की बात भी कर रहे हैं और उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं जिन लोगों ने मंडल का विरोध भी किया था।
और मंडल कमीशन को लागू नहीं होने दिया। किया था। अगर विरोध करते तो कमीशन नहीं बनाते। जनता को सही बात बतानी चाहिए। कमीशन किसने बनाया था? अगर विरोध अरे कमीशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं। कमीशन तो जिसने बनाया था, रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट को किसने लागू नहीं किया? किसने नहीं लागू किया? वही तो मैं कह रहा हूं ना। हमने बनाया था और रिपोर्ट दी गई थी श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ, तो उन्होंने तो रख दिया। उन्होंने तो ठंडे बस्ते में डाल दिया। नहीं कर सकती थी। अरे मैं वही तो कह रहा हूं कि उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आप उन्हीं के साथ खड़े होकर आज आप पाठ सिखा रहे हैं सबको। आप उन्हीं के साथ खड़े होकर और उसी का गुणगान भी कर रहे हैं वो लोग। अरे हम गुणगान नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम तो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र बता रहे हैं। अब आप देखिए, अब यही चीज, अब खैर उस पर बहस ज्यादा हो जाएगी, लेकिन अब एक चीज है ना कि आरएसएस से जनसंघ था, आरएसएस को आप कहते हैं कि सांप्रदायिक है और उसके साथ आप जुड़ते हैं। ये भी तो बीजेपी कहती है। बीजेपी यही तो कहती है कि हमारे साथ रहकर वो लोग मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री बने, उनके सहयोग से बने। उन्होंने जब समर्थन वापस ले लिया तो कांग्रेस के साथ जुड़ गए। वक्ता को रोक के आप ही बोल रहे हैं तो कहीं हमसे क्यों पूछ रहे हैं फिर आप? अरे भाई, आप ही की बात को मैं कह रहा हूं कि आप जो फैक्ट बता रहे हैं ना, वही फैक्ट मैं आगे जोड़ रहा हूं। आप बताइए कि मेरा फैक्ट कौन सा गलत है, मेरा कौन सा गलत है? आप भी जो बता रहे हैं ना, उस राजनीति को मैंने भी देखा है, पढ़ा है। आप ये बता दीजिए। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। कांग्रेस ने स्वीकार किया कि नहीं किया? किसको? और मंडल कमीशन को? मंडल कमीशन को कांग्रेस ने स्वीकार किया, लेकिन आप बताइए, आप ये बताइए कि 1980 से लेकर 1990 तक किसने लागू नहीं होने दिया? अरे किसने लागू नहीं होने दिया? रविंद्र जी बात इधर से उधर मत कीजिए। जनता पार्टी ने कितने नहीं, भारतीय जनता पार्टी 1990 में बहुत अच्छी थी, जब आपके साथ सरकार में थी। तब जब आप केंद्र में सरकार में बैठे थे तब तक बहुत अच्छी थी। मनोज पंडित जी आप बताइए, जवाब दीजिए। कितने जाटों को मरवा दिया इसमें? इस बात से साबित होता है कि हमारे रविंद्र भाई बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, पर लेकिन उनका ज्ञान थोड़ा सा अधूरा है। इतिहास की बात अगर करें तो समाजवादी पार्टी का चरित्र नहीं, अधूरा नहीं है, उसको अधूरा नहीं कहेगा। उनके पास जानकारी है, लेकिन वो अपने चश्मे से देखकर अपने हिसाब से उसको प्लेस करते हैं। टिप्पणी प्लीज मत करिए। हाँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। नहीं, मैंने उनको कहा अधूरा नहीं है, अधूरा नहीं है। उनके पास जानकारी है, और जानकारी है और तत्थों के साथ वो बात रख रहे हैं। तथ्यों के साथ वो बात रख रहे हैं। अब वो जो अपने हिसाब से उन बातों को रखते हैं, वो जानकारी है, तथ्य है। वो मुजफ्फरनगर वाला कांड भूलिए क्या? आप मुझे बताइए, मुजफ्फरनगर में जो कांड हुआ था, उस कांड को 9 साल 8 साल 8.5 साल होने जा रहे हैं लगभग। क्या उस कांड को भूल पाए उत्तर प्रदेश के लोग? नहीं भूल पाए। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं भूलने की जरूरत है? इसलिए जरूरत नहीं है कि उसमें सजा याफ्ता व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, और जो 13 लाइन में लगे हुए सजा पाने के लिए वो सारे के सारे। देखिए, बात हम लोग जरा कहें कि क्या विधानसभाओं की कार्यवाही, विधानसभा उत्तर प्रदेश की क्या यही इसी तरह से चलेगा क्या? ये आपकी भी जिम्मेदारी है मनोज जी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि ये भी हो सकता है ना कि आप लोग भी चाहते होंगे कि विपक्ष हंगामा करता रहे। हंगामा करेगा तो ठीक रहा, हम उसके ऊपर फोड़ देंगे, चुनावी वर्ष है, उसका फायदा भी हमको मिलेगा, हम विपक्ष पर फेंक देंगे, कि वही तो नहीं चाहते हैं। नहीं आनंद जी, देखिए आनंद जी, मुख्यमंत्री जी ने सारी चीजें रखी, और जो बजट पास कराना था, जो चीजें किसानों के लिए करनी थी, जो मदरसे के लिए करना था, जो हमने चीजों को, जो जनता के साथ हमने विश्वास, जो हमने कमिटमेंट किए थे, वो सारे के सारे हमने पूरे किए। अगर ये हंगामा करते रहे तो ठीक है, करिए भाई, ये इनका हंगामा करने का अधिकार इनका, करिए, पर सरकार चलाने का, कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो हमने जनता से कमिटमेंट किए, वो जिम्मेदारी हमारी है, वो हम पूरी कर रहे हैं। पर लेकिन आप किसी भी चीज को उस हद तक ले जाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष जो है 8-9 बार के विधायक हैं, आज खड़े होकर उनकी आंख में आंसू नहीं थे, पर लेकिन उनका दिल बहुत दुखी था। उन्होंने कहा कि अगर यही हरकतें रहेंगी तो ये मुझे ही सोचना पड़ेगा कि मैं धर्म में बांटेंगे कि तो मैं विधानसभा का अध्यक्ष नहीं, माफी मांगना पड़ेगा।
कहीं ना कहीं उनका दिल दुखी था जब वो कि सदन ऐसी में चीजों का पर्ची लेके पैसा बांटेंगे क्या तो उनको माफी मांगना पड़ेगा। क्या बताना चाह रहे हैं हम आने वाली पीढ़ी को, क्या संदेश देना चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को कि ये हमारी विधानसभा का हाल है। ये लोग हैं जो हमारे भविष्य को वहां पर बैठ के जो है तय करते हैं कि हमारे भविष्य का आगे क्या होने वाला है। तो आनंद जी इन चीजों अपने को 100 विधायकों बड़ी को गंभीरता से देखना पड़ेगा। पिछले सत्र में 100 और विधायक किसका भविष्य जो तय कर रहे थे? इनकी जो कथनी पिछले करनी सरकार में तो आपके जनता सरकार का जानती है। विरोध करके और अभी आपके 100 विधायक किसका आनंद जी भविष्य तय कर समय रहे थे? कितना है, 6 महीने चुनाव के बचे हैं। कहते 6 महीने चिंता में मत करिए, वो चिंता मत कहावत करिए, आ जाएगा फैसला, आ जाएगा। तो उसमें साफ सामने आ जाएंगे। अभी 6 महीने में इस तक पता चल जाएगा कि स्थिति दूध का दूध और पानी का पानी क्या होने वाला है। वही तो नहीं कर पाए, वो इसीलिए हम लोग दूध लेके गए थे। योगी जी ने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा 15 दिन में। आप कह रहे हैं इश्यूज है इसीलिए दूध लेके गए थे। नहीं दूध लेके गए थे, पानी कहाँ है? नहीं तो दूध का दूध पानी का पानी सरकार बिल्कुल कर रही है और पूरे प्रयास में, और वो सब 15 दिन का उत्तर समय प्रदेश की लिया था जनता देख रही मुख्यमंत्री जी है। ने। पर कहिए लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोल रविंद्र रहे जी थे। मेरा मानना ये है कि कहिए आप जो मुख्यमंत्री है झूठ बोल गुमराह रहे थे। करने वाली बात कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में कहा था 15 दिन में कर देंगे दूध का दूध पानी का पानी। जनता बड़ी समझदार है, जानती है कि हमारा भविष्य जनता सुरक्षित समझदार है। है, इसीलिए आप परेशान जनता हैं। तो समझदार है, इसीलिए आप सदन जनता को- तो समझदार है और जनता हिंदू समझदार मुसलमान है में अपनी बांट समझदारी रहे का हैं। इसीलिए सदन में चंदा का चंदा वो के बदले पैसा दे रहे हैं। अपनी समझदारी पर मुहर भी लगाती है। समझदार 5 साल में उसको इसीलिए। मौका मिलता है। आलोक जी, अब देखिए सवाल यह है कि इस तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो आरोप और प्रत्यारोप पर और पुरानी बातों पर, इधर उधर की बातों पर बातें आगे उस जगह पर हम नहीं आ पाते। सवाल हम लोगों ने शुरू किया था वहीं पर कि एक ऐसा मंच है विधानसभा का, चुनाव पार्टियां लड़ती हैं, जीत कर वहां पर आती हैं, चाहे वो पक्ष में हो या अल्पमत में आने की वजह से वो विपक्ष में उन्हें बैठना पड़ता है, लेकिन सबकी जिम्मेदारी तो एक ही होती है, जनता के प्रति ही जिम्मेदारी होती है। अब सदन की गरिमा और विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकार, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना है। ये कैसे बनाया जा सकता है? क्योंकि चिंता की बात तो यही है। आलोक जी, आलोक गुप्ता जी अनम्यूट है, शायद आप अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी सुन पा रहे हैं मैं? आप आलोक जी हमें सुन पा रहे हैं? आप लेकिन अब ये संतुलन बनाने की भी तो जरूरत है सर ना रविंद्र जी। अब उसमें विपक्ष की भी अपनी भूमिका होती है। देखिए आनंद जी, हम कोई विपक्ष में अब से नहीं बैठ रहे हैं। हम 1962 से विपक्ष में बैठे हुए हैं, जब भारतीय जनसंघ की कहीं पर किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं था। हम जानते हैं विपक्ष क्या होता है, सदन क्या होता है, सदन की मर्यादा क्या होती है। हम सदन की मर्यादा के अनुरूप काम करेंगे, लेकिन जब जन भावनाओं पर आप काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हम उस मामले को उठाएंगे। और आपने केवल भारतीय जनता पार्टी का बात कर रहा हूं, जब जनसंघ नहीं थी तो आज जो कुछ भी खराब परंपरा की शुरू हुई है सदनों में, जरा आप देख लीजिए। केंद्र में एक सदन चल रहा है, क्या आप अपेक्षा करेंगे ठीक है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित न रहें? आप अपेक्षा करेंगे ये? तो जो सदन के चलने में जिस प्रकार की समस्याएं आई हैं, इसके जनक भारतीय जनता पार्टी वाले हैं। और उन्होंने किसी यहाँ को पर नहीं तो उत्तर बख्शा है, प्रदेश में अपनों तो को भी नहीं मुख्यमंत्री बख्शा है। उत्तर प्रदेश में तो आज सदन मुख्यमंत्री चलना प्रेजेंट था। रहते हैं और
नेता प्रतिपक्ष भी रहते हैं और दोनों लोगों की चर्चाएं भी होती हैं। यहां पर तो है। आलोक जी, सदन की गरिमा और विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकार, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ेगा और ये एक बड़ी चिंता है। कैसे होगा ये संतुलन स्थापित? आपको क्या लग रहा हो सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि जनप्रतिनिधि को जनता चुनकर जीतती है, चाहे वो विधानसभा पहुंचते हो, लोकसभा पहुंचते हो, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी भी रहती है कि वो अपने क्षेत्र का विकास करें, अपने जिले का विकास करें और प्रदेश का विकास करें। लेकिन यह विडंबना ही कह सकते हैं कि पिछले 2.5 से 3 दशकों के बीच में विपक्ष की आवाज एक तरीके से देखा जाए उस तरीके से सदन के अंदर गूंज ही नहीं पाती है, क्योंकि विपक्ष स्वयं तमाम ऐसे सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास करता है, और वो लेकिन इनके हंगामे के बीच में कई बार सरकार अपना कामकाज संपन्न कराने में सफल रहती है, और जनता के जिन मुद्दों के लिए ये जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा या लोकसभा पहुंचते हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। हालांकि जनता है वो सब जानती है, जनता के सामने सरकार की विभिन्न योजनाएं इस तरीके से परोस दी जाती हैं, और कोई भी सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकारें हो, तो जनता भी भूल ही रहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके किन मुद्दों को सदन में उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। जनता को जो लॉलीपॉप मिलता है वो उसी लॉलीपॉप में पूरे 5 साल बिता देती है, और चुनाव के समय लॉलीपॉप की तमाम सारी बरसात भी हो जाती है। तो फिलहाल जनता को इस बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि उनका जनप्रतिनिधि सदन में उनके मुद्दे उठा रहा या नहीं उठा रहा, लेकिन सत्ता पक्ष अपने इस अहंकार में रहता है कि वो सत्ता में है, बहुमत उनके साथ में है, लिहाजा और उसको मालूम भी है कि उसके सारे सरकारी कामकाज हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। वही विपक्ष को जिस तरीके से सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, चाहे वो बीजेपी स्वयं जब विपक्ष में रही हो, उनकी बात हो, बीएसपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो, तो जब विपक्ष में आ जाता है सत्ता पक्ष, तो वो उन सारी मर्यादाओं को कमोबेश भूमिका वही रहती है, बस इधर से उधर पाला बदला रहता है, पार्टी अलग अलग हो जाती है, लेकिन भूमिका करीब करीब उसी तरह की, और जो जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वो भी उसी तरह की चर्चा उस समय होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि विधानसभा में जब चर्चा हो तो गंभीर चर्चा हो, मामले उठाने जो हैं उसको लेकर भी आप अपनी बात रखिए, लेकिन चर्चा होनी चाहिए और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, और ये मंच है उस मंच का उपयोग होना चाहिए। बहुत शुक्रिया रविंद्र प्रताप जी, मनोज पंडित जी और आलोक गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ।